जब युद्ध चल रहा है भाई आपके देश में, तो आप दौरा करने जा रहे हैं, कोई आपकी पत्नी को उठा के ले जा रहा है तो आप जाएंगे थाना में कंप्लेन करने। अरे पहले अपने पत्नी को बचाइए ना। ये देश तुम्हारी क्या है, माँ है। ये देश हमारी क्या है, माँ है। आपकी माँ को कोई कब्जा करने आ रहा है, आप दूसरे की माँ की रक्षा करने जा रहे हैं। अरे पहले खुद की माँ की तो रक्षा करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू यही बात नहीं समझ पाए। अरे बस उनने गलती क्या था ना कि दिमाग थोड़ा सटिया गया था उनका। क्या होता है ना, उम्र ज़्यादा आदमी का होता है, दिमाग काम नहीं करता है। वो बसरते चाहते थे ना कोनो लफड़ा नहीं हो। आज चीन वाला चाहता था कि हम अटैक करे, इससे क्या करे, लोहा ले, मतलब इससे झगड़ा करे। चीन रगड़ खोजता है सब। आज देखिएगा ना, शटल चलता है सब, शटल चलता है सब, मतलब इतना ना बेचैन हो जाता है उस सबके दूसरा मर्द खोजने लगता है। अब हिंदुस्तान से बढ़िया तो चीन को कोनो मर्द मिलेगा नहीं, तो हिंदुस्तान से शटल चलता है। और जब हिंदुस्तान एक बार ठेलता है तो कहाँ भागता है वो चीनी, फिर नहीं आता है। और वो डरता है चीनी। अब जान गया कि चीनी है ना, वो जानता है कि जो हिंदुस्तानी है ना, वो पहले वाला हिंदुस्तानी नहीं, वो बढ़िया हो चुका है। सटेंगे ना तो 360 के झटका मारेगा कि दूर जाकर फेंकाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत 1962 के युद्ध में हार गया था, जबकि चीन का 1962 में बहुत कंडीशन दयनीय था, फिर भी ससुरी चीन जीत कैसे गया। आखिर इसका रीजन क्या था। आखिर भारत ने कौन सी गलती करी थी जिसका लाभ चीन उठाकर ये अक्साई वाले क्षेत्र को चीन क्या किया था, कब्जा कर लिया। ठीक है ना। और साथ में मैकमोहन रेखा को लेकर, मैकमोहन लाइन को लेकर क्यों बार बार चीन विवाद करता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग चर्चा करते हैं भारत और चीन का रिश्ता। आज से 50 साल 100 साल या पूर्व की बात करी जाए, 200 वर्ष 300 वर्ष से पीछे भी हम लोग जाते हैं, तो उस समय की यदि हम लोग बात करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो था ना, यहाँ पर कुछ ऐसा शिक्षण केंद्र था जहाँ पर पूरे विश्व को लोग सीखने के लिए आते थे। और चीन वाला भी यही पढ़ाई करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब भारत का मतलब शिक्षण केंद्र, विश्व प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। यहाँ पर सीखने के लिए आया करते थे लोग। और साथ में जो चाइना था ना, ये भी सीखने के लिए भारत में आया करता था। इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो चीन का गुरु है और चीन है उसका क्या, शिष्य है। लेकिन ये बकलोलवा जो हम लोग का स्टूडेंट है, ये बार बार हम लोगों पर अटैक करता है और धमकी देता है। अरे भूल गया, यही से तो सीख कर गया, तो अपने देश को विकसित कर रहा है। अरे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के जैसा रहो। कहने का मतलब ये है कि शिष्य है और इंडिया वाले क्या है, गुरु है, लेकिन फिर भी ये गुरु पर अटैक करते रहता है। अरे गुरु का एक जो कीमत है ना, ये चीन कभी समझ नहीं सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो चीन वाला है ये इंडिया से सीख कर गया है, और इंडिया पर अटैक करता है। अरे इंडिया में इतने सब विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, अपना नाम सुने होंगे। उस समय के उस जमाने के सबसे फेमस विश्वविद्यालय था ये। उस समय शिक्षण केंद्र था जहाँ पर पूरे विश्व के लोग आया करते थे सीखने के लिए। चीन वाले भी आया करते थे। लेकिन आज यही चीन अपने गुरु के अपने सीने पर गुरु के सीने पर खंजर घोपते हैं। अरे क्वेश्चन स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब वो होता है ना कि अगर गुरु पर गोली भी चल रही है ना, तो स्टूडेंट अगर सामने खड़ा है तो वो गोली अपने सीने पर ले ले। लेकिन ये सभी तो अपना गुरुए के खंजर घोपने के चक्कर में लगल है। हम लोग बात करते हैं, देखो जब हम लोग का देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ है, ये आप भी जानते हैं। और चीन जो है ना, हम लोगों से 2 साल बाद मतलब 1949 ईस्वी में आजाद हुआ है। अब देखो 1949 ईस्वी में आजाद हुआ और 1950 में तिब्बती एरिया पर क्या किया, चीन कब्जा कर लिया। तिब्बती एरिया पर क्या किया, कब्जा कर लिया। याद रखना 1948 से पहले चीन भी क्या था, एक स्वतंत्र देश था। मतलब इसका चीन से कोई लेना देना नहीं। चीन हई वाला क्षेत्र है, तिब्बती एरिया पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। यानी यहाँ चीन ने क्या किया, 1950 में कब्जा कर लिया, धीरे धीरे कब्जा करने लगा। यहाँ का जो धर्म गुरु था उसका नाम था दलाई लामा। क्या था, दलाई लामा। ध्यान दीजिएगा, उसको भारत ने शरण भी दिया था। उसी शरण का रीजन हुआ कि 1962 का युद्ध छिड़ गया था। तो फोकस करिएगा सारी बात को। तिब्बती एरिया पड़ता है, इधर मुस्लिम का एरिया पड़ता है जो चीन में है। वो मुस्लिम वाला पर चीन का करता है, बड़ी अत्याचार करता है, देख नहीं सकता है। अरे मुस्लिम जो है यहाँ जो चीन वाला है, लोग मुस्लिम को वहाँ पर देख नहीं सकता, बड़ा अत्याचार करता है। लेकिन फिर भी चाइना आगे, इसका रीजन क्या है कि वो पूरा फोकस शिक्षा पर कर दिया, ससुरी शिक्षा पर। यहीं से सीख कर गया और वह अपने देश में सिखाने लगा। और देखिए कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। वहाँ राजनीति नहीं ना है, इंडिया में तो 50 को साल राजनीति लगने लगता है, सब पूरा राजनीति लगाने लगता है सब इंडिया वाले। अगर कोई मान लो कि प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो और कोई नया काम करता है ना, तो यहाँ का नेता क्या कहेगा, सब
यहाँ के नेता कहेगा सब क्या पैसा खा रहा है, पैसा खा रहा है, पैसा खा रहा है। यहाँ को अपने में लड़ने में बेचैन रहता है सब। हम लोग बात कर रहे थे इसके रिश्ता की, तो 1949 में क्या किया, तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। कौन? ये चीनी वाले तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद यदि बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच 1949 के बाद एकदम भाईचारे का संबंध रहा था, भाई जैसन। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। वो चीन वाले के संग मिलकर भाईचारे का रिश्ता कि चीन और भारत भाई भाई, चीन और भारत भाई भाई। अरे ये चीनी तो ये अपने माई बाबू का नहीं है तो हम लोग इंडिया के कैसे होगा? इस मतलब अजीब टाइप का ये चीनी सब है। साथ में प्रधानमंत्री मिले और चीनी या भारत भाई भाई का नारा लगा दिए। यहाँ तक कि जो अपना परिषद इनको मिलने वाला था ना, वो चीन को दिला दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस पंडित जवाहरलाल नेहरू बुढ़ापे में क्या हो, मतलब 1950 तक 1962 तक ये सठिया गए थे। सठियाने का मतलब 1962 के युद्ध होने का कारण, सबसे बड़ा कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय चले गए थे दौरा पर नेपाल में, अपन देश में युद्ध चले और चले गए कहाँ पर, और वो दूसरे देश में दौरा कर रहे। अरे वाह, अरे वाह, भारत के प्रधानमंत्री कुछ कहल नहीं किया जा सकता। अब समझिए आगे क्या हुआ था। आगे हुआ क्या था, आगे ये कि 1950 में, मतलब 1950 ये सब देश आज़ादी के बाद हम लोग सब से एकदम भाईचारे का रिलेशन रखना चाहते थे, किसी से लफड़ा नहीं करना चाहते थे। ऐसा सिद्धांत था किनका, पी नेहरू का, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू यही चाहते थे कि एकदम सारी समस्या हम लोग लड़ेंगे नहीं, एकदम भाईचारे के रिलेशन के जैसा सारी समस्या खत्म करेंगे। और यही काम यहाँ पर भी किए थे चाइना में। चाइना वाले से भाईचारे का रिलेशन बनाना चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1962 तक 1959 तक एकदम अच्छा चला। देखो यहाँ पर 1950 में तिब्बत को क्या किया, चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने क्या किया, तिब्बत को अपने में मिला लिया। उसके बाद देखिए चीन ने क्या किया, तिब्बत को अपने मिला लिया। अब मिलाने के बाद 1959 में यहाँ पे एक धर्म गुरु था जिसका नाम था दलाई लामा। क्या था, दलाई लामा। दलाई लामा के सारे अधिकार छीनकर चीन ने क्या किया, उसको भगा दिया। वो दलाई लामा कहाँ पाया था, इंडिया में। इंडिया ने क्या किया, दलाई लामा को शरण दिया था। जब दलाई लामा को इंडिया ने शरण दिया तो अब ये चीनी बिखरा गया, कह रहा है कि अरे ये तो हमारे दुश्मन को क्या कर रहा है, शरण दे रहा है। कौन? चीन सोचने लगा ये कि ये तो हमारे दुश्मन को क्या कर रहा है, जगह दे रहा है। अब इसी बात को लेकर 1959 से लेकर विवाद चलने लगा। ये चीनी बिखला गया, बोल रहा है कि अरे ये तो दलाई लामा जो तिब्बत का धर्म गुरु माना जाता था, इसका 1959 में चीन वाले ने क्या किया, अधिकार छीन लिया। अधिकार छीनने के बाद जानते हैं क्या किया, अधिकार छीनने के बाद उसको मारने की कोशिश करी, जिसके कारण से दलाई लामा क्या हुए, वो तिब्बत वाली एरिया छोड़कर वो कहाँ आ गए, तिब्बत वाले एरिया छोड़कर वो भारत में शरण ले लिए। अब भारत ही एक ऐसा देश है जो सबको शरण देने का काम करता है। अब आगे देखिए, तो दलाई लामा भाग कर भारत में शरण लिया। 1959 में जान बचा कर शरण लिया था, जो तिब्बत का धर्म गुरु माना जाता था। याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझ, जब जैसे ही भारत में दलाई लामा शरण लिया तो चीन वाला बिखला गया। बिखलाने के बाद क्या किया, वो यहाँ पर जो सीमा विवाद है, सीमा विवाद को लेकर लफड़ा करने लगा। बोल क्या रहा है कि नहीं, बोल रहा है कि आपने उसको क्यों शरण दिया। यही रीजन था। पी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नहीं जानते थे कि तनी मनी चलो तेना मेनी चल रहा है ना, होता नहीं है। जैसे भाई भाई है लोग तो आपस में तेना मेना होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोली बंदूक का बारूद चला के अपने में लड़ करके मर जाएगा सब। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे। आज जानते भी नहीं थे कि हो सकता है चीन वाला ऐसे कर देगा, क्योंकि हम तो उसको अपना भाई मानते हैं, तो वो अटैक तो थोड़े करेगा। हो सकता है तू तो मुही तनमीन हुआ है तो उसके लेकर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यही सोचे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1962 में क्या हुआ, अक्टूबर के 1962 में ये जो चीन था ये क्या किया, इंडिया वाले पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। कहाँ का अटैक किया था, तो हई वाले क्षेत्र में हई जो आज अक्साई चीन, इसको एलएसी कही जाती है। देखो एलएसी समझ लो ध्यान से, एलएसी और एलओसी ये दो क्या है, ये सब लड़का सबको समझ में नहीं आता है। एलएसी का मतलब क्या, एलएसी का मतलब हो गया देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहाँ पड़ता है, तो चीन वाले क्षेत्र में। हई जोन खींचल गया ना, इसको बोलते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। ये जितना भी रेड लाइन में खींचा हूँ इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। हई जोन है ना एलओसी है, ये लाइन ऑफ क्या कंट्रोल है। ये किधर पड़ता है, तो इधर वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो 30% पाकिस्तानी क्या किया, कब्जा लिया है, जिसका नाम है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पड़ता है। तो फोकस करिएगा, एलएसी ये वाला जो लाइन है जो रेड, इसको बोलेंगे एलएसी। इसी को लेकर हमेशा विवाद होता है। चीन वाला कहता है कि ई वाला मेरा नहीं है, हई वाला है। हई वाला क्षेत्र क्या है, ई वाला लाइन होगा एलएसी, जबकि भारत शुरू से इसको मानते आ रहा है। ये जानते हैं चीन और इंडिया के बीच ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, मैकमोहन रेखा को लेकर ही चीन हमेशा विवाद करते रहता है। चीन कहता है क्या है कि जो आपका सिक्किम है, हई जो अरुणाचल प्रदेश है, ये सब क्या है, ये दक्षिणी तिब्बत है, तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है। अरे ससुरी चीन कहीं के हई तिब्बत तो तुम्हारा है ही नहीं है, तू कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ये दक्षिणी तिब्बत है। अरे कुंवारा आदमी अगर बोले कि मेरा साली है, मेरा वो साली है, तो संभव है। अरे तुम्हारी मेहरारू कहाँ है कि तुम्हारी साली कोई होगा। अरे ये तिब्बत तो तुम्हारा है
फैले ही नहीं है तो ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ से होगा? यही तो मुँह चियार देता है, मुँह चियारने से होगा। और 1962 वाला भी इंडिया नहीं है, उससे टकराओगे ना तब फट जाओगे। याद रखना, थोड़ी सी गलती हुई थी जिसके कारण 1962 में हम लोग हार गए। और वो खिस्सो अभी तक है नहीं है। हिंदुस्तानी अभी बिखलाए ले, वो तो इंतजार में है लोग कि कब युद्ध छीने कि तुमको दिखाए क्या कि इंडिया है क्या। खाली जनसंख्या बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता, याद रखना। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो तिब्बत है वो चाइना क्या किया था, उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद एलएसी का मतलब समझ जाते हैं ना, एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और एलओसी ये पाकिस्तान की ओर पड़ता है, ये एलएसी, इस लाइन को हम लोग एलएसी कहते हैं। लेकिन अब जो चाइना है इसको अक्साई चीन, क्योंकि 1962 में हम लोग हार गए थे तो ये वाला अक्साई चीन कहा जाता है, इसको अब एलएसी मानने का वो काम करता है। अब देखो 1962 में युद्ध क्यों हुआ था इस पर भी हम लोग फोकस करते हैं, और हारे क्यों थे इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखो 1962 में युद्ध होने का रीजन ये था कि वो जो चीन है इस रेखा को नहीं मानता है। और दूसरा का कारण ये था कि हम लोग दलाई लामा को अपने देश में शरण दिए थे, क्योंकि तिब्बत का क्या था, धर्म गुरु था, उसको शरण दिए। और साथ में है जो एलएसी जो लाइन खींचल गया रेड से, इसको वो चीन नहीं मानता है। ये दो रीजन से चीन ने क्या किया, अटैक करवा दिया। और साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि चीन जो था ना, वो भूखमरी के कारण अपन देश उसका बर्बाद हो रहा था। और वहाँ का जो प्रधानमंत्री बनल था, वहाँ के चीनी लोगों का विश्वास टूट गया था, विश्वास उस पर से टूट गया था। इसी कारण से विश्वास दिलाने के लिए क्या क्या सैनिक भेजवा दिया। अब भारत ही नहीं जानता था कि ससुरी चीन जो है हमारे पर अटैक ही करेगा डायरेक्ट। अरे अगर भारत को मालूम होता ना, भारत के सैनिक अगर पहले से रेडी होते ना, तो पानी पिला पिला के मुता के चाइनी लोग को मारते। अरे भूल गया, ये अरुणाचल प्रदेश में एक सैनिक 300 आदमी को मार के आया था चीन को, भूल गए वो चीन वाले। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पर हम लोग फोकस करते। देखिए तो हम लोग यहाँ पर आते, यहाँ पर थे कि ये एलएसी आपका, अब चीन वाला जो है ना इसको एलएसी कहता है कि ये वाला क्या एलएसी है। और साथ में कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे क्षेत्र है, वो छोड़िए। हम लोग यहाँ पर आते हैं, आखिर युद्ध क्यों हुआ था 1962 में, इसका दो रीजन है। मनमोहन रेखा को नहीं मानता है चीन, और दूसरा का रीजन था कि हम लोग दलाई लामा को शरण दिए थे। इसी रीजन से क्या किया, चीन वाला वहाँ पर सैनिक भिजवा दिया। जो हम लोग के बीच भाईचारे का रिश्ता था, चीन और भारत भाई भाई थे, चीन और भारत क्या थे, भाई भाई थे। वो नारा किसमें बदल गया, चीन और भारत जो है ना दुश्मन हो गए, दुश्मन हो गए, ये नारा इस रूप में बदल गया था। अब देखिए चीन वाला अपना सैनिक भिड़ा दिए। अब सैनिक भिड़ाने के बाद हम लोग तो भाई पूरी तरह से तैयार नहीं थे। आज देखिए ये भाग, देखिए भारत के प्रधानमंत्री जब युद्ध छिड़ गया था उस समय वो नेपाल में क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, घूमने गए थे। आज जब नेपाल वाले पूछा, काठमांडू नेपाल के कहाँ पड़ता है काठमांडू, जब नेपाल वाले पूछे कि आपके देश में क्या चीन वाला अटैक कर दिया है, वो आपके मनमोहन रेखा, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के चक्कर में है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जानते क्या बोले कि मैं अपने सैनिकों से बोल कर आया हूँ कि चीनियों को खरीद कर मारिए। अरे आप दूसरे देश में गए हैं, और वहां पर आप क्या करें, वहां पर जाकर बोले कि खरीद के मारिए। तो पहली बात तो चीन वाला तो खोज जाता है कि आप कोनो गलती करिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध चल रहा है भाई आपके देश में, तो आप दौरा करने जा रहे हैं, कोई आपकी पत्नी को उठा के ले जा रहा है तो आप जाएंगे थाना में कंप्लेन करने। अरे पहले अपने पत्नी को बचाइए ना, ये देश तुम्हारी क्या है, माँ है, ये देश हमारी क्या है, माँ है। आपकी माँ को कोई कब्जा करने आ रहा है, आप दूसरे की माँ की रक्षा करने जा रहे हैं। अरे पहले खुद की माँ की तो रक्षा करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू यही बात नहीं समझ पाए। अरे बस उनने गलती क्या था ना कि दिमाग थोड़ा सटिया गया था उनका, क्या होता है ना, उम्र ज्यादा आदमी का होता है, दिमाग काम नहीं करता है। वो बसरते चाहते थे ना कोनो लफड़ा नहीं हो। और चीन वाला चाहता था कि हम अटैक करे, इससे क्या करे, लोहा ले, मतलब इससे झगड़ा करे। चीन रगड़ खोजता है सब, आज देखिएगा ना सटल चलता है सब, मतलब इतना ना बेचैन हो जाता है, उस सबके दूसरा मर्द खोजने लगता है। अब हिंदुस्तान से बढ़िया तो चीन को कोनो मर्द मिलेगा नहीं, तो हिंदुस्तान से सटल चलता है। और जब हिंदुस्तान एक बार ठेलता है तो कहाँ भागता है, वो चीनी फिर नहीं आता है। और वो डरता है चीनी, अब जान गया कि चीनी है ना, वो जानता है कि जो हिंदुस्तानी है ना, वो पहले वाला हिंदुस्तानी नहीं, वो बढ़िया हो चुका है। सटेंगे ना तो 360 के झटका मारेगा कि दूर जाकर फेंकाएंगे। अब आगे फोकस करिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए थे, काठमांडू का दौरा करने चले गए थे। अरे कहा कहल जाए, सबसे बड़का रीजन था युद्ध कराने का, इन्हीं का रीजन था। हम लोग हारे थे, 3800 से ज्यादा मतलब किलोमीटर का जमीन यहाँ पर हम लोग हार गए। ये वाला ये अक्साई चीन कहलाता है, चीन ने इसको कब्जा लिया था 1962 के युद्ध के बाद, ठीक है ना। तो उस समय रीजन क्या था, तो उस समय हम लोग के मतलब युद्ध हारने का दो कारण था। कौन कौन कारण था, तो रक्षा मंत्री उस समय के थे कृष्ण मेनन, और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बेचारे चले गए थे दौरा करने, आई बेचारे बीमार थे, आप तो मरेंगे हम। ये
कृष्ण मेनन। तो कृष्ण मेनन जो था ना, यहाँ के जो सैनिक था उसको बोल भी दिया था कि वापस चले आओ, और साथ में कोई सुख सुविधा भी नहीं दिया था, संसार नहीं देता, ना खाने का भरपूर मात्रा मिला था, ना अच्छे कपड़े थे, ना वहाँ पर बर्फ में सूतने के लिए का मतलब न टेंट हाउस था। और साथ में जानते क्या हुआ था, टेंट हाउस नहीं था, यहाँ तक कि बहुत सारा वहाँ पर हिंदुस्तानी आर्मी चाहे जो भी वहाँ पर गया था वो सब पेड़ के छांव में मतलब पेड़ के नीचे सो रहा था लोग। अरे वहाँ पर इतना ना ठंडी गिरती है ना कि अगर साधारण आदमी चल जाए ना तो गर्मी के दिन में अगर मान लो कि बिहार में गर्मी पड़ी है और वहाँ पर चले जाना तो वही जा सूख के मर जाएगा, इतना ठंडी पड़ती है। लेकिन उस समय इतना ना खिलवाड़ किया गया था, इतना ना पंडित जवाहरलाल नेहरू कृष्ण मेनन दोनों खिलवाड़ किए थे, जिसके कारण से 1962 का युद्ध हार गए और बहुत बड़ा जमीन का क्षेत्र हम लोग को छोड़ना पड़ा, जिसको चीन आज अक्साई चीन के नाम से जानता है, अक्साई चीन कहता है। और साथ में वो अब इसको LAC नहीं, अब इसको LAC मानने का काम करता है चीन वाले। वो गलती हम लोगों की थी, गलती थी किनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सठिया गए थे। और कृष्ण मेनन इनकी भी बहुत बड़ी गलती थी, दोनों बहुत बड़का गलती किए थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो जो चीन वाले थे ना, हई वाले क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए, मतलब क्या हई वाले पूरे क्षेत्र पर आगे चढ़ गए थे। हई देखो चीन वाले जो थे ना, ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी तिब्बत कहते हैं। हई वाला क्षेत्र में आधा से अधिक घुस गए थे। कौन वाला? चीन वाला। मार मार के चीन वाले क्या के घुस गए थे। यहाँ भी क्या हुआ था, एक बटालियन को भेजा गया था, मतलब फौज को भेजा गया था कि जाओ चीन वाले से लड़ो। लेकिन क्या हुआ कि फौज को आदेश मिला कि तुम वापस चले आओ। अब देखो वो यहाँ पर फौज को मिला वापस आने के आदेश, लेकिन वहीं पर था अरुणाचल प्रदेश का एक वीर सपूत जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत, जिसकी कहानी आप सुने होंगे कि इन्होंने अकेले एक हिंदुस्तानी 300 चीनी को मार कराया था, जिसका सिर ये चाइनीज लोगों ने क्या किया, काट कर ले गया था। और ये चाइनीज लोग भी उनको नमन करते हैं, उनको मतलब उनको क्या ना तांबे का मूर्ति उनका बनाकर भेजे थे। कौन? ये चीन वाले। तो जैसा यहाँ पर बात करते थे, यहाँ पर ये जसवंत सिंह रावत रह गए थे और कोई बड़का पद इनको नहीं मिला था। आज भी यहाँ पर ये जीवित है, इनका मूर्ति बनल गया था। फोकस करेंगे इनकी बातों पर। ये रह गए थे और इनका दो साथी था जिसका नाम था गोपाल, एक का नाम था त्रिलोकी। ये दो तीनों रह गए और बोले कि मैं अपनी माटी में इन चीनियों को नहीं घुसने दूंगा, मैं अपनी धरती माँ के अंदर इनको प्रवेश नहीं करने दूंगा। ऐसा बोला था कौन? जसवंत सिंह रावत, जो आज वहाँ पर पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोहा लूंगा, इन चीनियों को मार कर भगाऊंगा। कौन बोले? जसवंत सिंह रावत। ठीक वैसे ही किए। और वहां पर 80,000 चाइनीज थे। यहाँ पर ये चाइना वाले थे ना, ये 80,000 सैनिक लेकर अटैक किए थे। अब भारत का कितना सैनिक था? मात्र 10 से 12,000, 20,000 होगा, इससे ज्यादा सैनिक नहीं था भारत का। लेकिन फिर भी उन सारे सैनिकों को आदेश मिल गया था कि तुम वापस हट जाओ, हम लोग क्या करेंगे, प्रेम से सल्टा लेंगे, चीन से कोनो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। अरे उस समय दिमाग इनका काम नहीं करता था, इसी कारण से वो ऐसा सोचे होंगे कि चीन से हम लोग प्रेम से फरिया लेंगे। वो सारे इसमें भी आधा कब्जिया लिए थे, बहुत बड़ा क्षेत्र कब्जिया लिए थे। तो देखो ये जसवंत सिंह रावत क्या बोला? जसवंत सिंह रावत बोला कि आप लोग चले जाओ, हम लोग अपने धरती में चीन को नहीं घुसने देंगे, भले हमारी जान चली जाए। ये जसवंत, गोपाल और त्रिलोकी ये तीनों रुक गए। तीनों रुकने के बाद वहां पर सैनिकों से डटकर मुकाबला किए, पूरा लड़ते रह गया लोग। ये पूरा पहाड़ी इलाके में लड़ते रह गया और चीनियों को बोला कि आओ मैं लड़ूंगा। चीनियों को बोला कि आओ मैं लड़ूंगा, मैं तुमको अपने धरती के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। जब यही चीनी लोग मैकमोहन रेखा को पार करते हुए, हिमालय को पार करते हुए अंदर प्रवेश किए, तब जसवंत सिंह रावत, त्रिलोकी और गोपाल तीनों ने अपना बंदूक उठाया और उन चीनियों को गर्दा करके दिखा दिया। जसवंत सिंह रावत, ये बच्चे इनका 2 साथी वहां पर मारा गया, लेकिन जसवंत सिंह रावत माना नहीं, बोला कि फिर भी मैं लड़ूंगा। और यही जसवंत सिंह रावत इतने ने पहाड़ी इलाका था, इतना ना बंदूक बिछा दिया कि जैसे चीनियों को लगता था ना कि बाप रे बाप, लगता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा फौजी है, पूरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा पुलिस का ये सब आर्मी उर्मी का सब फौजी है। चीन ऐसा समझ रहा था, लेकिन था एक ही इंसान लड़ने वाला, जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत। ये जसवंत सिंह रावत कभी इस बंदूक पर, कभी इस बंदूक पर, कभी इस बंदूक पर गोली चलाया करता था और अकेले 300 चीनियों को मार गिराया था। और साथ में ये लगातार 3 दिन यानी 72 घंटे चीनियों से लड़ते रह गया था। 72 घंटे अपने जमीन में चीनियों को प्रवेश नहीं करने दिया था। वही ये जसवंत सिंह रावत है, अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला। ये जसवंत सिंह लड़ते रह गया। वहां पर 2 लड़कियां है जिसका नाम था नूरा और सेला। ये दोनों लड़कियों को बहुत सपोर्ट करी, खाने पीने से लेकर सब इंतजाम करती थी। कौन? जसवंत सिंह रावत के खाने पीने का इंतजाम नूरा और सेला करती थी। नूरा और सेला को शायद इन दोनों मतलब जसवंत सिंह रावत से प्रेम हो गया था, इसी कारण से वो दोनों क्या करती थी, इनको तीनों दिन खाने पीने का इंतजाम करी। लेकिन अंत में नूरा पकड़ी गई, जिसके कारण से नूरा ने रहस्य बता दिया। नूरा से चीनी ने पूछा क्या वहाँ पर फौजियों का टैंक है, क्या वहाँ पर बहुत सारा फौजी है? नूरा बोली कि नहीं, मात्र एक हिंदुस्तानी है। कौन बोली? नूरा बोली कि नहीं, वहाँ पर मात्र एक हिंदुस्तानी है। चीन वाले सुन का हौक रह गए, बाप, एक हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी 300 को मार के गिरा है। जरा सा हम भी तो देखे वो कौन फौजी है, आखिर हम भी तो देखे वो कौन सा हिंदुस्तानी है। चीन वाले ने चारों तरफ से घेरा जसवंत सिंह को और घेर कर उनको अपने कब्जे में ले लिया। जसवंत बोला कि नहीं, मैं इन सभी से नहीं मरूंगा। जसवंत ने क्या किया, गोली उठाया और मार लिया अपने सीने पर, अपने कपाड़ में मार लिया। और साथ में जानते हो चीनियों ने क्या किया, इसी जसवंत को पकड़ कर उसकी गर्दन को उड़ा दिया और अपने देश में ले गए। चीनी ने जसवंत सिंह की मूर्ति को, जब जसवंत सिंह के मूर्ति को भले सिर को चीनी देखा और उनकी किस्सा सुना कि साला एक हिंदुस्तानी 300 को मार के गिराया, इतनी मजाल, ये कौन सा वीर है भाई। तो चीन ने भी इज्जत सम्मान पूर्वक उनके सिर को क्या किया, वापस लौटाया। साथ में तांबे का मूर्ति बनवाकर, उनके सिर का मूर्ति बनवाकर चीन ने वापस किया और बोला कि ऐसे हिंदुस्तानी वीर सपूत को मैं दिल से नमन करता हूँ। आज भी वहां पर ये जीवित है जिसका नाम है जसवंत सिंह रावत है। आज भी इनको खाना खिलाई जाती है और आज भी इनका नौकरी बढ़ते रहता है, आज भी इनका पोज बढ़ते रहता है, जनरल बन चुके हैं। और साथ में जसवंत सिंह रावत, जानते हैं ये जसवंत सिंह जो रावत है वहां पर जीवित है, लोग इनको पूछते हैं, इनकी इनकम भी मिलती रहती है। मर गए हैं फिर भी जिंदा है। अरे लोग कहता क्या है कि मर जाने के बाद इंसान का नामो निशान मिट जाता है। अरे बकलोल कहीं के, मैं ऐसा सुगंध हूँ कि मर जाने के बाद भी महकता रहूंगा। वही काम किए कौन, जसवंत सिंह रावत है। तो चीनी शायद इस बात को भूल रहा है कि हिंदुस्तान का बच्चा 300 चीनियों को मारने की औकात रखता है। अरे जसवंत सिंह रावत को याद करो चीनियों, याद करो चाइना, कि जसवंत सिंह रावत वही है जो तुम्हारे 300 सैनिकों को खरीद कर मारा था। एक हिंदुस्तानी 300 सैनिकों को मारा। अगर सोच लो वैसा अगर 10 बिहारी वहां पर चला जाना तो साला लगता है कि चीन का नाम निशान मिटा देगा। सोच चीनी, अब तू इस भ्रम में मत रह। उस समय सरकार की गलती थी क्योंकि सैनिकों को बहुत ज्यादा सुविधाएं संसाधन नहीं मिला था, जिसके कारण 1962 का हम लोग युद्ध हार गए। लेकिन अब इस बात को दिमाग से निकाल देना कि 1962 वाला भारत है। अरे अब जब तक मोदी जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री बनल बैठे रहेंगे ना, तुम्हारी औकात नहीं है भौंकने की। याद रखना, कुत्ता है भौंकेगा, थोड़ा सा कुटू करेगा, इंडिया के हाथी है, पैरोटेल दाब देगा, काम खत्म हो जाएगा। भले तू कितना भी आगे चला जाएगा ना, तू इंडिया से पिछड़ रहेगा और इंडिया से कभी जीत नहीं सकता है। फोकस करना, ये सब पहाड़ी इलाके पड़ता है, और पहाड़ी इलाके ये सब पड़ता है ना, और इंडिया यहाँ पर खड़ा रहेगा। तू कितना चाहेगा ना, तुम लोगों को बहुत ऊंचाई पड़ता है यार। सोचो कैसे युद्ध जीतेगा। कोई भी विमान ले जाएगा ना तो ज्यादा ऊंचाई तक तुम्हारा नहीं उड़ेगा, कितना उड़ाएगा, ये सब तो ऊंचाई पर पड़ता है। अच्छी हिंदुस्तान तक क्यों का तो यहाँ पर खड़ा रहेगा। आओ फड़िया लो। तो याद रखना, कभी हिंदुस्तान से तो जीत नहीं पाएगा, और ना जीता है ना जीतेगा। उस समय सरकार की गलती थी, इसी कारण 1962 में हम लोग युद्ध हार गए थे। युद्ध हारने का रीजन था 1962 में सरकार की गलती थी। लेकिन अब भूल का उसमें गलती मत करना, क्योंकि इंडिया वाला पहले से मजबूत है। 1962 का टक्कर लेने के लिए यहाँ का आर्मी, वायुसेना, जल सेना, नौसेना सब रेडी है, सब बौखलाया है, सब किया तुम्हारा गर्दा हम करते हैं कि नहीं। लेकिन चीन वाले भी चढ़ा के जानता है, वो जानता है कि इस बार युद्ध हुआ ना तो पक्का हम लोग खरीदे जाएंगे, आई सारा जमीन जितना है ना कब्जा हो जाएगा। तो चीन वाले सोच लो पहले, तिब्बत तुम्हारा नहीं है, तिब्बत तुम्हारा हिला ही नहीं है। ससुरी कही का तू कहता है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हाई सिक्किम सब हमरे में है। और साथ में चीन का एक खासियत है, वो हई मैकमोहन रेखा का नहीं मानता है, कहता है कि हई सब हमारे हैं। कौन कहता है? ये कहने का काम चीन करता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। तू बहुत आगे चला गया इकोनॉमी में, इसका मतलब ही नहीं है कि तू जिसको चाहेगा उसको डरा देगा। कभी ताइवान पर, कभी गढ़वाल पर, कभी LAC पर अटैक करते रहता है, सैनिक भिड़ेले रहता है। तो घमंड उतना अच्छा नहीं होता है। तू पैसा के मामले में, हर मामले में नंबर 1 पर आना चाहता और आ भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तू सारे देश को परेशान करेगा। अरे जब तक इंडिया है ना, तुमको पानी पिया के रखेगा, याद रखना। इसी कारण से आज इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री चाइनीज सारे ऐप को बंद कर दे। ले ससुरी कहीं कपते मुंह ताकत है एकदम, जितना पैसा कमाता है कमा, कब तक तू कमाता है। तो ये चाइना जोन है ना, इंडिया को मतलब अपने कब्जे में करना चाहता है। लेकिन इंडिया बकलोल नहीं है। इंडिया तो वो है ना कि तुमको पेट में मुटा के दिन भर में 5 बार हगवा के तुम्हारा पसीना निकाल देगा इंडिया वाले, याद रखना। तो ये चाइना जोन है। हम लोग इस चाइना से 1962 में हारने का रीजन वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय थे रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन। ये दोनों सबसे बड़ा रीजन बन चुके थे। कब? 1962 के युद्ध हम लोग के हारने के सबसे बड़ा कारण बन गए थे। तो समझ में आ गया हो कि आखिर हम लोग 1962 में युद्ध क्यों हारे थे। 1962 में युद्ध हारने का 2 रीजन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन। लेकिन वैसे वीर सपूत यहाँ पर जसवंत सिंह रावत जैसे वीर सपूत आज भी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और वो चाहते हैं कि एक बार युद्ध छिड़े और तब देखते हैं कि हम कहाँ गर्दा छुड़ाते हैं। लेकिन हर समस्या, याद रखिएगा, हर समस्या युद्ध से ही नहीं निपटी जाती है। चीन वाला चढ़ा के अब वो लड़ना भी नहीं चाहता है। वो जब तन में सैनिक के आगे बढ़ाएगा, हम लोग को डराने की कोशिश करते रहता है।
कि तन मनी आगे बढ़े। आज चीन भारत को क्या कर 1962 का युद्ध दिला दे। अरे बकलोल कहिए तो 1962 का युद्ध दिलाता है तो 1962 वाला जसवंत सिंह रावत को याद करना, याद कर पाए एकदम मुठ देगा सब यही गति। जसवंत सिंह रावत को भूल गया सब। जसवंत सिंह रावत जो था तुम्हें 300 सैनिक को अकेले मारा था। आज सोचो 10 गो 20 गो 30 गो आए खैर 2000 सैनिक चले तो तुम लोगों का क्या हाल होगा, कहीं का नहीं बचने वाला है सब। आज साथ में जो चीन वाला है ना ये पंजाब वाले सैनिक से डरते रहता है सब, सिख वाला से डरते रहता है। ये कहता है सब ना कि देखो कहीं सिख वाला तो वहां पर नहीं ना है, सिख वाला सैनिक होगा तो अपन हम सैनिक को वापस ले लेंगे। सिख वाला से डरते रहता है, चीन वाला तो हेटी होबे करता है सब। अब पंजाब वाला एकदम लम्बा होता है सब, वो काख में जाते का चाचा को चीनी का लेकर दाब देगा, काम खत्म। जैसे बाली ने क्या किया था, रावण के घमंड को चकनाचूर किया था। रावण से कोई बड़का शक्तिशाली नहीं था इस दुनिया में, लेकिन फिर भी बाली ने उसको अपने काख में बांध कर करीबन 6 महीने घुमाने का काम किया था। अगर तू भी चीन चुका गया ना तो याद रखना बुआ, ये इंडिया वाला तुमको भी अपने काख में जात कर 6 महीना चक्कर मारते रह जाएंगे तो याद रखना तुम्हारा पसीना निकल जाएगा, तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। तो इंडिया से टक्कर मत लो। अगर और भाईचारे का रिश्ता रखोगे ना तो भाईचारे का हम लोग रिश्ता रखेंगे, लेकिन भूलियो को हम लोग अभी गलती नहीं करेंगे। क्या कि तो 1962 में अपना रंग दिखा दिया है। 1962 में ही ससुरी चीन वाला अपन रंग दिखा दिया है। हम लोग भाईचारे का बोल रहे थे भाई, मतलब ये भारत और चीन क्या है, भाई भाई है। हम लोग यही बोल रहे थे, भाईचारे का रिलेशन चला रहे थे किससे, चीन से। लेकिन ये खंजर घोपने का चक्कर में लगा था ससुरी। अरे दम है ना तो सामने आकर फरिया ना लो, आओ बॉर्डर पर लड़ो और देखो हिंदुस्तान की ताकत क्या है, इंडिया की ताकत देखो एक बार। तो तू लोग तू और पाकिस्तानी दोनों तो एक ही है सब ना सर, एकदम बहन का हम कहा कहें, ये पीठ पीछे खंजर घोपता है सब, ले पीठ मरनी खंजर। अरे दम है तो कभी सीने पर सामने से आके खंजर मार के देखो और बता देगा कि ये हिंदुस्तानी क्या होते हैं, हिंदुस्तानी ये क्या होते हैं और यहाँ का फौजी यहाँ का जो देशभक्त लोग होते हैं वो क्या होते हैं। अरे बच्चा से लड़ोगे ना तो याद रखना बच्चा का कतरा खून यही बोलता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना तब तक तुमको, मतलब जब तक जिंदा रहूंगा ना तब तक मैं अपने देश में किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। ऐसा हर बच्चा यही कहता है। और 1962 के युद्ध से तो सारा बच्चा खिसलाए है सब चाहता है कि एक बार युद्ध फिर जाए कि देखा ससुर कि हम पेट में मार के हगवा रहे हैं कि नहीं। तो हर आदमी यही चाहता है। लेकिन युद्ध होना जनते नहीं, युद्ध होगा तो बहुत खतरनाक युद्ध होगा, क्योंकि इंडिया भी ताकतवर हो चुका है, आज चीनों को कमजोर नहीं है, ये भी ताकतवर हो चुका है। तो मनाई यही जाए कि युद्ध नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि चाइना अगर अटैचमेंट बार करता है तो हिंदुस्तान भी रुकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान भी भाई पहले ही से रेडी है, याद देखिएगा हिंदुस्तान पहले ही से रेडी है कि आओ जो होगा तो हम देख लेंगे, काम खत्म, जो होगा सो देख ली जाएगी, काम खत्म। लेकिन डरने वाले नहीं है। अब ये इंडिया 1962 का नहीं है, ये इंडिया 2021 का है, 2022 का, 2023 का है, 21वीं सदी का ये इंडिया है। अब ये इंडिया डरने वाला नहीं है। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो आप ये समझ गए कि इंडिया और चाइना में युद्ध किस तरह से, चाइना ने क्या क्या युद्ध को जीता था और आखिर 1962 में भारत युद्ध क्यों हार गया था। तो सारी बातें आपको विस्तार से बेटर से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।